Hello students, welcome to GST class. In this video we will discuss assessment under GST. यानी कि GST के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना, उसका निर्धारण करना। असेसमेंट मीन्स निर्धारण, टैक्स का निर्धारण करना GST में। आपने असेसमेंट इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब हम GST वाली असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो असेस करेंगे, टैक्स को जो असेस करेंगे वो हम GST वाले टैक्स को असेस करेंगे। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने, वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि GST एक्ट में रजिस्टर्ड है, ऐसे किसी व्यक्ति ने जितने भी सप्लाईज़ की हैं उनके रिगार्डिंग उसने रिटर्न फाइल किया होगा, जो हमने GSTR में पढ़ा है, उसकी फाइल्ड रिटर्न के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है उसको कैलकुलेट करना, उसको हम कहते हैं असेसमेंट अंडर GST। स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, कोई सप्लायर इससे जान सकता है, सप्लायर कैन नो, वो जान सकता है द एक्सटेंड ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी। इससे यानी कि असेसमेंट से कोई व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, जो कि सप्लायर हो सकता है, वो ये जान सकता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, जो कि उसने कॉन्टीन्यूस बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे उसने पे करनी है। ऐसा वो कब कर सकता है, कब पता लगा सकता है? अपनी असेसमेंट के बाद। अब हम असेसमेंट का मीनिंग जानेंगे। असेसमेंट मीन्स अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना, उसका निर्धारण करना। कैसे, कौन करेगा, किसने देना है, यानी कि एसएससी। आपने इनकम टैक्स में पढ़ चुके हो आप एसएससी यानी कि वो व्यक्ति जो कि अपना टैक्स देने के लिए लायबल है। ऐसा एसएससी अपने कर निर्धारण का, अपने कर दायित्व का निर्धारण खुद ही करता है। जीएसटी में भी खुद करता है और इनकम टैक्स में भी खुद ही कर सकता था। तो जीएसटी रिजाइम में भी ये प्रोविज़न है कि कोई एसएससी या कोई सप्लायर या कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकता है। असेस इज रिक्वायर्ड टू सेल्फ असेस, यानी कि स्वयं निर्धारण कर सकता है अपनी टैक्स लायबिलिटी का। किसके थ्रू? अपनी जीएसटी रिटर्न्स के थ्रू। और अपने टैक्स लायबिलिटी का पता लगा सकता है बिना टैक्स ऑफिशियल के इंटरवेंशन के, बिना उसके इंटरफेरेंस के भी कोई व्यक्ति अपने द्वारा फाइल की गई रिटर्न्स के बेसिस पे अपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11, इसमें लिखा गया असेसमेंट का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर CGST एक्ट, यानी कि CGST एक्ट के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना, वो हमारा GST का सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11 ने डिटरमाइन किया है। इसमें हमने कौन कौन सी असेसमेंट को इंक्लूड किया है? 6 टाइप की असेसमेंट है हमारे पास। सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, समरी एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बच्चे, अब हम देख रहे हैं कि असेसमेंट कितने टाइप की। असेसमेंट 2 प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट, असेसमेंट बाय टैक्स पेयर, यानी कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो GST एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो व्यक्ति खुद ही अपने टैक्सेबल लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकता है। और दूसरा है टैक्सेशन अथॉरिटीज़ उसको फाइंड आउट करती हैं। टैक्सेशन अथॉरिटीज़ तब फाइंड आउट करेंगे जब टैक्स पेयर खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने में इनएफिशिएंट है, वो नहीं कैलकुलेट कर पाता है। उस कंडीशन में टैक्स अथॉरिटीज़ उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करती हैं। जब टैक्स पेयर खुद अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट करता है तो उसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप की असेसमेंट है, जैसे समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, स्क्रूटनी या फिर प्रोविजनल असेसमेंट। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि खुद अपने कर दायित्व का पता लगाना। सेक्शन 59 ऑफ CGST एक्ट इसको डिफाइन करता है। हर वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कि GST एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसने कितना टैक्स पे करना है किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में, वो अपनी रिटर्न्स जो फाइल करता है सेक्शन 39 के अंडर, अपने टैक्स लायबिलिटी का पता लगाएगा और अपनी रिटर्न फाइल करेगा। सेकेंड हमारे पास है प्रोविजनल असेसमेंट। बच्चे, सेल्फ असेसमेंट यानी कि अपने कर दायित्व का खुद पता लगाना। दूसरा प्रोविजनल, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे कोई रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपनी टैक्सेबल कितना उसका टैक्सेबल अमाउंट है, उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। सेल्फ में वो खुद कैलकुलेट करेगा। और प्रोविजनल, जहाँ पे इसको हिंदी में हम अनंतिम निर्धारण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी टैक्स लायबिलिटी को खुद कैलकुलेट नहीं कर सकता। हम GST की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जब GST एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड पर्सन अपनी गुड्स की वैल्यू को पता नहीं लगा सकता, या फिर उसके ऊपर कितना टैक्स लगना है वो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इस केस में GST के अंडर कोई प्रॉपर ऑफिसर उस व्यक्ति की रिक्वेस्ट पर, उस रजिस्टर्ड पर्सन की रिक्वेस्ट पर उसकी टैक्स लायबिलिटी का पता लगाएगा और उसकी प्रोविजनल असेसमेंट के लिए ऑर्डर पास करेगा।
ये ऑर्डर कब पास किया जाएगा? जब उस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट की है तो उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर यानी 3 मंथ्स के अंदर अंदर प्रोविजनल असेसमेंट जो कि प्रॉपर ऑफिसर करेगा उस रजिस्टर्ड पर्सन की गुड्स की या तो वैल्यू का पता लगाएगा या फिर कितना रेट ऑफ टैक्स लगना है इसका पता लगाएगा। उस पर्सन के रिक्वेस्ट के 90 डेज़ के अंदर अंदर प्रोविजनल असेसमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। प्रोविजनल असेसमेंट की सिचुएशंस यानी कि कब करते हैं? जब टैक्सेबल पर्सन अनेबल है किस में? अपनी वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज को पता लगाने में, या दोनों की, जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड केस, जब वो रेट ऑफ टैक्स का पता नहीं लगा सकता, जैसे 5% लगेगी, 12, 18 कितनी लगेगी उसको ये नहीं पता। फर्निश ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे ये 2 सिचुएशन होंगी तो प्रॉपर ऑफिसर असेसमेंट करेगा। अगर उसको सब कुछ पता है कि उसकी टैक्सेबल सप्लाई कितनी है या कितना टैक्स का रेट लगना है तो वो अपनी असेसमेंट खुद ही कर लेगा। जब प्रॉपर ऑफिसर उसकी लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा, इस केस में उस व्यक्ति को प्रॉपर ऑफिसर के पास एक सिक्योरिटी बॉन्ड की फॉर्म में रखवानी होगी। बैंक गारंटी की फॉर्म में वो एक अमाउंट को सबमिट कराएगा। जितना भी प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा वो अमाउंट उसे देना पड़ेगा। ये बॉन्ड उस व्यक्ति को बाध्य करता है कि उसने जितना भी टैक्स उसका बनता है वो उसको पे करे। अगर वो पे नहीं करेगा तो उस बॉन्ड में से, उस सिक्योरिटी में से उसका वो अमाउंट रिकवर कर लिया जाएगा। ये बॉन्ड इसलिए रखवाया जाता है क्योंकि अभी तो टैक्स को हमने प्रोविजनली कैलकुलेट किया है, टेम्परेरी रूप से कैलकुलेट किया है। फाइनली जो उस पर्सन का टैक्स बनेगा वो टैक्स और उसका हो सकता है प्रोविजनल टैक्स, दोनों अमाउंट में डिफरेंस हो तो बचे हुए अमाउंट को भी वो रजिस्टर्ड पर्सन पे कर दे, इसी के लिए बॉन्ड रखवाया जाता है। उसके बाद फाइनलाइजेशन यानी कि कंफर्म करना किसको? प्रोविजनल असेसमेंट को। अभी हमने पढ़ा प्रोविजनल असेसमेंट जो प्रॉपर ऑफिसर करेगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन के रिक्वेस्ट पर। अब प्रॉपर ऑफिसर ने अगर प्रोविजनल असेसमेंट कंप्लीट कर दी है तो प्रॉपर ऑफिसर आगे उस प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल असेसमेंट करने के लिए ऑर्डर पास करेगा। किस दिन? जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हो गई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर दे देगा। 6 मंथ्स का टाइम फर्दर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो जब ये प्रोविजनल असेसमेंट का फाइनल करने का ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद ही किसी पर्सन की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का पता लगेगा। ये एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी प्रोविजनल टैक्स लायबिलिटी से अलग हो सकती है। प्रोविजनल असेसमेंट 5 साल तक प्रोविजनल रह सकती है। वो प्रॉपर ऑफिसर विद इन 5 ईयर्स ऐसे व्यक्ति की असेसमेंट को फाइनलाइज करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। उसके बाद रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, अगर उस व्यक्ति ने जिसने प्रोविजनल असेसमेंट कराया है अगर वो व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन लिख सकता है जो भी उसने सिक्योरिटी दी थी उसको रिलीज़ कराने के लिए। कब? जब उसका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है और उसने अपनी रिटर्न्स फाइल कर दी हैं। अब हमने 2 टाइप पढ़ा, सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल। या तो ए अप्लाई होगा या बी अप्लाई होगा, जैसे कि आपने किया हुआ है उसमें प्रोबेबिलिटी में करते हो, आइदर ए और बी, आइदर हेड और टेल, आइदर किंग और क्वीन, इस तरह से आप करते थे। अब या तो कोई पर्सन सेल्फ असेसमेंट के थ्रू अपने टैक्स लायबिलिटी का पता लगाएगा या फिर प्रोविजनल असेसमेंट का, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो वो होगा या वो होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है स्क्रूटिनी यानी जांच करना किसकी? रिटर्न्स की। टैक्स लायबिलिटी का पता लगाने के लिए रिटर्न्स की जांच पड़ताल करना। CGST एक्ट का सेक्शन 61 इसको डिफाइन करता है। जब भी किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई रिटर्न फाइल की है तो प्रॉपर ऑफिसर उसकी रिटर्न्स को, उसकी रिटर्न की सही, वो कितनी करेक्ट है, कितनी सही तरीके से फिल की गई है, उसको चेक करने के लिए उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर उसकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है उनको चेक करेगा। स्क्रूटनी एक लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, कानूनी कार्रवाई नहीं है। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि रिटर्न में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी करेक्ट है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, उसमें कोई कमी है, तो प्रॉपर ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को नोटिस सेंड करेगा कि आपकी रिटर्न में जहाँ प्रॉब्लम थी उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन दो। वो एक्सप्लेनेशन 30 डेज़ के अंदर अंदर उस व्यक्ति को दे दी जाएंगी। यानी कि उसको एक्सप्लेनेशन के लिए उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपकी ये जो कमी है, डिस्क्रिपेंसी है, वो किस वजह से है, इसको क्लियर कीजिए। उसके बाद एक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर, अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर वो रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न को करेक्ट नहीं करता, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके एक्सप्लेनेशन को क्लैरिफाई नहीं करता, तो प्रॉपर ऑफिसर उस डिस्क्रिपेंसी को, उस कमी को
एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बेसिस पे फिर वो ऑडिटिंग कंडक्ट कराएगा। ऑडिट करने के लिए अगर उस व्यक्ति ने या तो एक्सप्लेनेशन दे दी है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो सेक्शन 65 या 66 के अंदर किसी सीए, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा उस रिटर्न के अगेंस्ट ऑडिट कराई जाएगी। नेक्स्ट है वो व्यक्ति जो कि अपनी रिटर्न ही नहीं फाइल करते, उनके टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 62 इसको डिफाइन करता है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 39 या 45 के अंडर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता और प्रॉपर ऑफिसर ने ऐसे व्यक्ति को नोटिस भी दे दिया है डिफ़ॉल्टर का, उसके बाद भी वो व्यक्ति गिवन टाइम में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कराता, तो इसका मतलब वो डिफ़ॉल्टर है। तो इस केस में प्रॉपर ऑफिसर, मतलब या तो ये लगा लीजिए कि या तो वो फाइल कर ही नहीं पा रहा है या कोई भी रीज़न है, वो वैलिड रीज़न अगर दे देता है तो प्रॉपर ऑफिसर उसकी टैक्स लायबिलिटी को खुद कैलकुलेट करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसके अकॉर्डिंग, और कैसे, अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग। फिर टाइम लिमिट आता है असेसमेंट ऑर्डर का। असेसमेंट ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर कब पास करेगा? जिस दिन वो खुद कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। एक तो वो खुद कैलकुलेट करेगा जिस दिन उस व्यक्ति ने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी, रिपीट कर रही हूँ, जिस दिन वो ऐसा डिफ़ॉल्टर व्यक्ति अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर देता है, किसके रिगार्डिंग? जो टैक्स उसने नहीं दिया, क्योंकि उसकी रिटर्न ही फाइल नहीं हुई। जब किसी व्यक्ति की रिटर्न फाइल नहीं हुई, उसने टैक्स नहीं दिया, तो जब भी उसने रिटर्न फाइल की है तो उसके 5 साल तक प्रॉपर ऑफिसर उस व्यक्ति का असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। विड्रॉल ऑफ ऑर्डर यानी कि उस ऑर्डर को वापस लेना। अगर रजिस्टर्ड पर्सन वैलिड टाइम में अपनी रिटर्न दे देता है, यानी कि जो ऑफिसर ने इसको टाइम दिया उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर वो डिफ़ॉल्टर अपनी रिटर्न फाइल कर देता है और वो रिटर्न वैलिड है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। तो माना जाएगा कि असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया था अब उसको कैंसिल कर लिया गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने प्रिस्क्राइब्ड टाइम में अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। कैसे? इंटरेस्ट के साथ। उसने जो टैक्स देना था वो भी दे दिया और साथ में उसने इंटरेस्ट भी दे दिया। इस मेथड को हम मोस्टली बेस्ट जजमेंट भी कहते हैं, लेकिन बेस्ट जजमेंट हम आगे करेंगे। 5th पॉइंट है हमारे पास, सेक्शन 63 इसको डिफाइन करता है। बेस्ट जजमेंट कहाँ अप्लाई होता है? जब कोई टैक्सेबल पर्सन या तो रजिस्ट्रेशन ही ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है या कोई इशू आ रहा है, इवन दो चाहे वो पर्सन लाइबल था रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर भी अगर वो गलती से भी नहीं करा पा रहा है या कोई भी रीज़न हो सकता है और रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो इस केस में प्रॉपर ऑफिसर अपने अकॉर्डिंग उसकी टैक्स को असेस कर देंगे। सेकंड केस, अगर किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है सेक्शन 29 के अंडर और वो व्यक्ति टैक्स देने के लिए लायबल था, तो प्रॉपर ऑफिसर उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। या फिर हो सकता है वो पर्सन अनरजिस्टर्ड हो, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन तो अब कैंसिल हो गया। किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसकी टैक्स लायबिलिटी को प्रॉपर ऑफिसर अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग, अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो वाला टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा जो कि पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का हमने फाइंड आउट करना है। इशू ऑफ नोटिस, इस तरह की असेसमेंट करने से पहले प्रॉपर ऑफिसर उस व्यक्ति को जो कि टैक्स देने के लिए लायबल है उसको एक नोटिस देगा, जिसमें ये लिखा जाएगा कि प्रॉपर ऑफिसर उसके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहा है। और ऐसा नोटिस उस व्यक्ति को जब दिया जाएगा तो साथ में उस व्यक्ति को 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि अगर आपको इसके लिए कोई आंसर देना है, कोई रिप्लाई देना है तो आप दे दीजिए, नहीं तो प्रॉपर ऑफिसर अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर देगा। जब तक आप उस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे कि आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, तो बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट किया जा रहा है। जब तक आप ऐसा ऑर्डर नहीं दोगे, जब तक आप ऐसा नोटिस नहीं दोगे, तब तक हम ऐसी असेसमेंट भी नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को सुने बिना आप असेसमेंट नहीं कर सकते। टाइम लिमिट की बात आती है, यानी कि आप असेसमेंट ऑर्डर जब दोगे वो प्रॉपर ऑफिसर कब देगा? जिस दिन उस व्यक्ति ने अपनी एनुअल रिटर्न अगर भर दी तो उसके 5 साल के अंदर अंदर बेस्ट जजमेंट के लिए ऑर्डर पास किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, कोई रजिस्टर्ड पर्सन, उसने रजिस्ट्रेशन लेना था फाइनेंशियल ईयर में, वो था 2018-19। फॉर द रीज़न दैट, क्यों लिया उसने रजिस्ट्रेशन? क्योंकि उसकी टर्नओवर एक्सीड कर रही थी लिमिट से। तो पीरियड ऑफ 5 years शैल बी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइंडिंग ऑफ L1 रिटर्न। अब ये कह रहे हैं कि 5 साल का आपने टाइम लेना है
ड्यू डेट है आपके एनुअल रिटर्न के लिए। तो बेस्ट जजमेंट कब होगा? 2018-19 हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2019 को ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करनी है, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि कब तक आपने फाइल करनी है, ड्यू डेट 31/12/19 तक। अब वो रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे हैं, कोई भी रीज़न है। अब यहाँ पे बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग कब होगा? हमने 5 साल तक करना है, 31/12/2019 प्लस 5 साल, तो कब तक? 31/12/2024 तक ऐसे व्यक्ति की असेसमेंट के लिए प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर फाइल कर सकता है। लास्ट है हमारे पास समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट को सेक्शन 64 डिफाइन करता है। समरी असेसमेंट क्या है, इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। समरी असेसमेंट गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। सिर्फ इस असेसमेंट को तभी कर सकते हैं जब प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है, प्रमाण है कि टैक्सेबल व्यक्ति सच में किसी टैक्स लायबिलिटी को देने के लिए लायबल है। प्रॉपर ऑफिसर के पास प्रॉपर रीजंस हैं, सफिशिएंट रीजंस हैं ऐसा करने के लिए, और वो साथ में ये भी मान सकता है कि अगर ऑर्डर पास करने में डिले किया तो इससे रेवेन्यूज़ के ऊपर एडवर्स नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। विड्रॉल ऑफ ऑर्डर, ऐसे असेसमेंट ऑर्डर को वापस भी लिया जा सकता है, या तो एडिशनल कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर ले सकता है। कब? जब कोई टैक्सेबल पर्सन अपनी समरी असेसमेंट के लिए 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दे। सेकंड, ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा से भी ये कह सकता है कि इस तरह की असेसमेंट गलत तरीके से काउंट की जा रही है। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास असेसमेंट का, डीम्ड टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट आपने करनी है, आपको टैक्सेबल पर्सन नहीं पता कि किसकी टैक्स लायबिलिटी है गुड्स के रिगार्डिंग, तो इस केस में जिस व्यक्ति के पास भी गुड्स का चार्ज है उसी व्यक्ति को टैक्सेबल व्यक्ति मान लिया जाएगा, उसी व्यक्ति को फिर असेस किया जाएगा, और टैक्स पे करने के लिए भी लायबल वही व्यक्ति होगा। या फिर जीएसटी एक्ट के अंडर अगर कोई भी टैक्सेस पे करने हैं तो ऐसा व्यक्ति ही लायबल माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया असेसमेंट अंडर जीएसटी दो तरह से होगी, टैक्स पेयर खुद करेगा या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ करेंगी। टैक्स अथॉरिटीज़ कब करेंगी? जब उस व्यक्ति को या तो वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं पता या फिर उसको रेट ऑफ टैक्स नहीं पता। रिटर्न्स भी चेक की जा सकती है, स्क्रूटनी हो सकती है। नॉन फाइलर्स की असेसमेंट होगी। नॉन फाइलर्स की असेसमेंट कैसी होगी? बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग। उसके लिए टाइम लिमिट है, इशू ऑफ नोटिस है, या फिर हमने डीम्ड टैक्सेबल पर्सन भी मानना है। तो ये हमारा था टॉपिक असेसमेंट अंडर जीएसटी।